श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सब जगह मूल्यों की चर्चा है कि हम मूल्यों का विकास कैसे करें, अर्हता का विकास कैसे करें और जीवन में योग्यता का विकास कैसे करें। इसका मूल्य है, योग्यता का अर्हता का मूल्य है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, योग्यता का विकास जीवन शैली पर बहुत निर्भर है कि जीने की शैली हमारी कैसी है, इस पर ध्यान जाना चाहिए। जीवन शैली का एक सूत्र है चरित्र का विकास और उससे जुड़ा हुआ सूत्र है स्वास्थ्य का चरित्र के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। मैं दोनों को अलग नहीं देखता हूँ। जहाँ जहाँ चरित्र का प्रश्न आता है तो मेरे सामने स्वास्थ्य का प्रश्न भी आ खड़ा होता है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वह चरित्रवान हो सकता है और जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वह चरित्रवान भी नहीं हो सकता। आप स्वास्थ्य को सीमा में न बांधे तो केवल बस अट्टा कट्टा शरीर है, स्वस्थ है, यह कोई स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। स्वास्थ्य का लक्षण जो आयुर्वेद के आचार्यों ने, और आजकल भी इस पर काफ़ी लिखा गया अच्छा, और जो आचार्यों ने किया उसका यह है कि जिसकी इंद्रियां शांत, मन शांत, भाव शुद्ध, वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। जिसका मन अच्छा नहीं, स्वस्थ नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता, मन अच्छा नहीं तो चरित्र का विकास भी नहीं होता। एक मुनि जी ने एक संवाद लाकर सामने रखा पढ़कर, और एक तरह से मन में प्रकंपन हो गया, और ऐसा प्रकंपन हुआ कि जो और विचारने के लिए प्रेरित करता है। उसमें था कि एक वायु सैनिक ने पता नहीं कैसे होता है अपनी पत्नी की हथौड़े मार मार कर हत्या कर दी। अपने 2 बच्चों, एक लड़की और एक लड़के की भी हत्या कर दी। स्वयं हत्या के लिए प्रयत्न कर रहा था और सारा वातावरण खुल गया। कैसे हो सकता है? ये बीमार आदमी ही कर सकता है, स्वस्थ आदमी कभी ऐसा आचरण नहीं कर सकता। मैं तो मानता हूँ स्वास्थ्य और चरित्र दोनों को एक साथ देखें। आचार्य तुलसी ने दिल्ली में अणुव्रत की चर्चा करते हुए एक चार्ट प्रस्तुत किया था कि स्वस्थ समाज और रुग्ण समाज, स्वस्थ व्यक्ति और रुग्ण व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसका शरीर भी स्वस्थ है, और शरीर स्वस्थ कब होता है कि जब मन स्वस्थ होता है, और मन स्वस्थ कब होता है जब भाव स्वस्थ होता है। जब हम स्वास्थ्य की चर्चा करें तो भाव तक जाना चाहिए कि जिसका भाव शुद्ध है, सकारात्मक है, सारा दृष्टिकोण विधायक पॉजिटिव है, वह आदमी स्वस्थ हो सकता है। तो फिर चरित्र भी भाव तक, यानी भाव चरित्र का भी केंद्र है और स्वास्थ्य का भी केंद्र है। दोनों एक जगह मिल जाते हैं, दोनों बिंदु वहाँ मिलते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि नैतिक मूल्यों की समस्या है, चरित्र का ह्रास है, ये तो बहुत स्पष्ट है, किंतु उसके साथ साथ दूसरा पक्ष है, स्वास्थ्य का भी बहुत ह्रास है। मुझे आश्चर्य होता है कि 30 और 40 वर्ष की अवस्था के युवक हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक या
हार्ट फेलियर के द्वारा कितने मौत की घाट चले जाते हैं। ऐसा हो नहीं चाहिए। कदाचित अपवाद रूप में हो सकता है कि जब यौगलिकों में एक आया कि एक का एक युवक मर गया, तो एक सब में आश्चर्य हुआ कि हमारी परंपरा में, हमारी जीवन शैली में अकाल मृत्यु नहीं होती, और ऐसा क्यों हुआ? एक प्रश्न चिन्ह बन गया। आज तो प्रश्न चिन्ह नहीं है। आए दिन युवकों की बात सुनते हैं कि 40 वर्ष में चला गया, 42 वर्ष में चला गया, छोटी अवस्था में चला गया। ऐसा क्यों होता है? इस समस्या पर विचार करना चाहिए। कोरा अवस्था से युवक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह तो स्वाभाविक बात है। युवक में क्या चिंतन होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, जबकि हमारे हार्ट में बहुत शक्ति है, बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है। और मैं तो मानता हूँ हार्ट जैसा कोई श्रमिक हो जाए तो शायद हिंदुस्तान का क्या विश्व कायाकल्प हो जाए। इतनी ताकत है उसमें, फिर क्यों चले जाते हैं? कारण कि जीवन शैली अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है। न शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, न मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, और भावात्मक स्वास्थ्य के प्रति तो बिल्कुल जागरूकता है ही नहीं। आपने समझ लिया कि स्वास्थ्य और चरित्र दोनों का संगम स्थल एक है। भाव के साथ जुड़ा हुआ है अपना स्वास्थ्य, और भाव के साथ जुड़ा हुआ है हमारा चरित्र। जब भाव शुद्ध है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और चरित्र भी अच्छा रहेगा। बहुत आवश्यक है कि तेरा पंथ युवक परिषद, जहाँ हजारों युवक हैं, जुड़े हुए हैं, अगर उनमें 100 युवक ऐसे हों कि जो प्रेक्षा ध्यान के प्रथम नंबर के प्रशिक्षक हो, दूसरा तीसरा नंबर नहीं, और 100 युवक ऐसे हों जो अनुव्रत के अच्छे प्रवक्ता हो, और जो नैतिकता की आज की समस्या है उस समस्या का समाधान करने वाले, और नैतिकता की बात को, अनुव्रत की बात को जनता तक पहुंचाने वाले हों। 100 200 आगे चले तो 100 युवक ऐसे हो जो जीवन विज्ञान के प्रवक्ता हो, विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञ, और 100 युवक ऐसे जो अहिंसा प्रशिक्षण के प्रशिक्षक हों, और जो उपासना का चल रहा है उपासक संघ का, उपासक के प्रशिक्षक हों। इस प्रकार योग्यता का विकास हो तो एक बिना सरकारी सहयोग लिए एक युवकों की यूनिवर्सिटी बन जाए। यूनिवर्सिटी का काम क्या है? पहले तो ये था कि विद्यार्थियों को पढ़ाओ, और अब इन वर्षों में यूजीसी ने बार बार इस बात को दोहराया कि विश्वविद्यालयों को समाजाभिमुख होना चाहिए। जिस विश्वविद्यालय के द्वारा समाज की कोई काम सेवा नहीं होती, उस विश्वविद्यालय का मूल्य भी कम हो जाता है। केवल पढ़ाना नहीं है। इतने व्यक्ति तैयार हो सकते हैं। आज कहीं अपेक्षा रहती है काम करने की, प्रशिक्षक बुलाओ, महावीराज गेलड़ा को बुलाओ, बजरंग जी को बुलाओ, और नौलखा को बुलाओ, 3 है और कुछ चौथा नाम है। बहुत कम है जहां इतने क्षेत्रों में काम चलता है, बहुत कम है। कैसे हो? नहीं तो ऐसे हो कि कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ प्रशिक्षक तो हमारे गांव में तैयार है, हमारे शहर में तैयार है, बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं है। हमें कुछ अब नई बात सोचनी चाहिए, नया चिंतन करना चाहिए। केवल ढर्रे से चलने से कोई विकास नहीं होता। विकास के लिए नया चिंतन, नई कल्पना और नई सृजनात्मक दृष्टि होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि विकास की दृष्टि से कोई चिंतन करे, उस समय उस व्यक्ति को आचार्य तुलसी बन जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये संकल्प लेकर बैठे
कि मैं आचार्य तुलसी बन रहा हूँ। तो हम ऐसी योग्यता अर्जित करें कि जैसे बाहर से कोई जरूरत न रहे। क्षमता है, और आजकल तो युवकों में और युवतियों में भी अध्ययन का भी क्रम आगे बढ़ा है। लड़कियां भी बहुत अच्छी अच्छी तैयार हो रही है। अगर हम समाज के व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर और 1500 ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें कि हमारा अपना विश्वविद्यालय किसी सरकारी सहायता की अपेक्षा के बिना एक ऐसा बन जाए कि शायद मांग आनी शुरू हो जाए। आपको पता है आज कितना युग आगे बढ़ गया, और आज के युग में एक अच्छी बात है कि बाहर बाहर कॉन्फ्रेंसें होती रहती है, कॉन्फ्रेंसें होती रहती है देश में और विदेश में। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बौद्धिक, बड़े बड़े प्रोफेसर उसमें भाग लेते। अब अगर हमें कुछ काम करना है और वर्तमान युग की समस्याओं को समझना है और वर्तमान युग की समस्याओं का समाधान करना है और युग के साथ चलना है, तो उस कोटि में हमें जाना होगा, उस भूमिका पर जाना होगा। आज तो हमारे पास बहुत कम है। बहुत बार सोहन जी गांधी जाते हैं, गेलड़ा जी जाते हैं, बस, और तीसरा नाम तो अब खोजना पड़ेगा। समणिया अवश्य यह काम कर रही है। बार्सिलोना में, स्पेन में जो कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस क्या, वह एक धर्म संसद का आयोजन था, और जिसमें विश्व धर्म के बड़े बड़े लोग आए थे। और वहाँ समणियों ने जो कार्य किया, और वहाँ अमेरिका के जो जैन एसोसिएशन के सेक्रेटरी और उप प्रमुख या उनके जो पत्र आए, इतने गौरवपूर्ण पत्र थे। उन्होंने इतना लिखा कि अब दुनिया को जैन धर्म को समझने का मौका मिल रहा है। योग्यता का विकास, तो आप एक बात पर निश्चय करें कि योग्यता का विकास करना है, और जिन युवकों में आगे बढ़ने की जिज्ञासा हो, या ऐसा लगे कि जिज्ञासा जागृत नहीं है पर ये आगे बढ़ सकते हैं, उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे आगे लाया जाए और कैसे उस भूमिका में लाया जाए। गुरुदेव की बहुत इच्छा थी कि 150 जैन विद्वान तैयार करें जो व्यापक क्षेत्र में काम कर सके, पर पूरा नहीं हो सका। प्रयत्न भी हुआ पर काम आगे बढ़ नहीं सका, क्योंकि एक समस्या तो यह है कि शायद धन के प्रति और पदार्थ के प्रति, भोगों के प्रति आज के मानस में जितनी लालसा है, अतीत में शायद थी या नहीं, खोज का विषय है। आगे का जमाना तो ऐसा था कि मानदंड बना हुआ था कि सिर में केस आ गया, सफेद केस, तो समझते यमराज का निमंत्रण आ गया है, अब संसार को छोड़ो, साधु सन्यासी बनो, वैराग्य में जाओ, त्याग कर देते, घर को छोड़ देते थे। रामायण का प्रसिद्ध है कि महारानी वह राजा का केस संवार रही थी, और इतने में अचानक बोली कि एक यमदूत आ गया, दूत आ गया। राजा ने कहा मेरे महल में कैसे आ सकता है, इतने पहरेदार खड़े हैं, नंगी तलवारें लिए, कोई भीतर आ नहीं सकता। उसने कहा महाराज आ गया। अरे कैसी बात करती हो, कहाँ गया? केस उखाड़ा और हाथ में दिया और कि ये आ गया। राजा ने कहा मेरी बड़ी भूल हुई, हमारे पूर्वज तो सफेद केस आने से पहले ही त्याग कर देते थे, और मैं पीछे रह गया, तत्काल उठा और घर को राज्य को छोड़कर चला गया। आज तो शायद एक केस नहीं 1000 केस आ जाए, 1000 केस तो फिर से काला करने का प्रयत्न तो करते हैं। मैंने एक बार पढ़ा, है तो बड़ी मजाक की बात, एक 2 सहेलियां मिली, एक ने पूछ लिया कि अभी तुम्हारे पति के केस इतने काले कैसे रहते हैं, इसका राज क्या है? बोली नहीं बताऊं तो अच्छा है। अरे बता तो दो क्या है? कि देखो मैं जब जूते की सफाई करती हूँ उस पर लगाती हूँ रंग, और वही पीछे पति के सिर पर फेर देती हूँ, इससे काला हो जाता है। तो ये काला करने की बात तो मन में आती है,
पर त्याग करने की, छोड़ने की बात नहीं आती। आज मैं देखता हूँ कि हमारे पास दीक्षा लेने आते हैं, छोटे छोटे आते हैं। पता नहीं क्या बात है, छोटे लड़कों में तो ऐसा उल्टा चक्का चल रहा है। 7-8 बरस का बच्चा और पीछे पड़ गया कि मैं साधु बनूंगा, पीछे पड़ा हुआ है, हमारे साथ है। हमने कहा अभी तुम पढ़ो, राती मास्टर ने कहा कि अभी पढ़े, पर वह घर जाना ही नहीं चाहता। छोटों में तो है, पर बड़ों में कहें कभी 40 वर्ष के हो गए, 35 वर्ष के, 30 वर्ष के दंपति दोनों दीक्षा ले सकते, आगे तो लेते थे जोड़ा। अब तो इतना मोह व्याप गया कि वे दीक्षा की बात तो क्या और बात भी नहीं सोचते कुछ। तो एक ये जो भावना का परिवर्तन आया है, स्वास्थ्य का, चरित्र का और चिंतन का एक पहला बिंदु है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए कि हमारी जीवन शैली का एक प्रमुख अंग बने अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा चरित्र। आप एक फार्मूला बना लें, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा चरित्र। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका चरित्र भी अच्छा होगा, और अच्छा स्वास्थ्य तो समझ लो इसका चरित्र भी अच्छा है। और चरित्र को आप केवल शरीर तक सीमित न रखें, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक जो अपने प्रेक्षा ध्यान का एक मुख्य सूत्र बना हुआ है। जीवन शैली का एक अंगो आवेश नियंत्रण, आवेश पर नियंत्रण करना सीखें। मैं तो मानता हूं उस युवक को बहुत साधुवाद देना चाहिए जो आज आवेश नियंत्रण की साधना करके और बिल्कुल संतुलित आवेश हो गया है, जिसका संतुलित है, कभी ऐसा उत्तेजित नहीं होता कि उसके हाथ से कोई अनर्थ हो जाए, इतना नियंत्रण। तो यह आवेश नियंत्रण का अभ्यास भी होना चाहिए और हमारी जीवन शैली का प्रमुख अंग बनना चाहिए। और कुछ एक बात और है कि स्वास्थ्य की विकृति भी काम करती है, क्योंकि जब शरीर में इस प्रकार के कुछ रसायन पैदा होते हैं तो आदमी अपना विवेक नहीं कर सकता और बड़े से बड़ा अनर्थ उस क्षण में कर देता है। तो ये रासायनिक नियंत्रण भी हो सकता है अगर स्वास्थ्य नियंत्रण और प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। दृष्टिकोण भी हमारा अनेकांत का होना चाहिए, अनेकांती दृष्टिकोण, जिससे आग्रह नहीं होता, लड़ाइयाँ कम हो जाती है। आज बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है तो हमारा दृष्टिकोण सापेक्ष नहीं है, समन्वय का नहीं है, एक दूसरे को समझने का नहीं, अनेकांत का नहीं है। अनेकांत जैसा बढ़िया दर्शन हमें मिला और उसका उपयोग जीवन व्यवहार में अगर नहीं होता है तो सचमुच आश्चर्य की बात है। तो हमारी जीवन शैली का एक प्रमुख सूत्र होना चाहिए अनेकांत दृष्टिकोण का प्रशिक्षण। पर कभी एक वर्ष केवल अनेकांत प्रशिक्षण की ज्ञानशालाएं चले, प्रशिक्षणशालाएं चली, केवल अनेकांत का प्रशिक्षण, जिससे कि दृष्टिकोण बदल जाए, सच्चाई को देखने की दृष्टि बन जाए और हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाए, जिसमें सेवा जीवन शैली ऐसी हो कि स्वार्थी आदमी न हो, कोरा अपना स्वार्थ न देखे, दूसरों का स्वार्थ भी सामने रखे। सेवा की भावना, सहयोग की भावना और श्रम निष्ठा, श्रम की भावना, ये साथ में रहे तो वह जीवन शैली अच्छी होती है। मैं देखता हूँ मेरे सामने कभी कभी कोई व्यक्ति आता है और बहुत भारी भरकम होता है, तो पता नहीं मेरे मन में अचानक कष्ट सा होने लग गया। सचमुच एक मन में थोड़ा एक अटपटापन लगता है कि इतना भारी क्यों हो गया। अगर यह श्रम करता और आलस्य नहीं करता और खान पान का संयम करता और कुछ अपने शारीरिक स्थितियों को बदलने का प्रयत्न करता तो आदमी को इतना भारी नहीं होना पड़ता। भारी होना सबसे बड़ी बीमारी है, और बीमारियां तो बीमारी एक आती है, और यह भारी होना, चर्बी बढ़ जाना तो बीमारियों का घर है, अड्डा है कि और बीमारियों को निमंत्रण मिल जाए। तो मैं मानता हूँ कि सब लोग चिंतन करें। प्रेक्षा ध्यान का शिविर किया वे लोग भी चिंतन करें कि जीवन शैली कैसे, अगर एक बार शिविर कर लिया और जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो सकता। और युवक आए, अधिवेशन हो गया
और 12 महीना वैसी जीवन शैली रही तो भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो सकता। मूल बात है ये अधिवेशन, मिलन, शिविर, ये एक प्रेरणा होती है और एक हमारे मार्गदर्शन होता है, उससे हम लाभ लें और अपनी जीवन शैली को बदलें तो बहुत लाभ उठाया जा सकता है। और ऐसे अवसरों पर जहाँ चिंतन मंथन होता है उससे लाभ उठाएं और सबसे पहले यह ध्यान दें, आज पूरे विश्व का ध्यान इस पर जा रहा है कि लाइफ स्टाइल कैसे बदले। बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ होती हैं इस पर, पश्चिमी देशों में बड़ा चिंतन हो रहा है और हमारे सामने तो बहुत साफ है जीवन शैली। तो एक ये बन जाए कि ये युवक है कैसे, कि देख लो इसकी जीवन शैली, बस ये बन जाए कि इसकी जीवन शैली देखो, बता रही है कि युवक है या युवक परिषद का सदस्य है, ऐसा बने, इस दिशा में प्रस्थान हो तो मैं मानता हूँ कि शायद ये मिलना, इकट्ठा होना, इतना श्रम करना, इतनी व्यवस्थाएं करना बस सार्थक हो सकती है और सार्थक होनी चाहिए। केवल मेला नहीं होना चाहिए कि मिले इतना सब हुआ और निष्पत्ति में कुछ न निकले तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। इसलिए सब लोग इस पर चिंतन करें, क्योंकि सेवा की बात जो मैंने कही, और जब यह युवक रत्न का था बहुत वर्षों से मुझे जस नहीं रहा था। यह रत्न रत्न तो ठीक बात है, दिया और छुट्टी हो गई बस, किंतु ऐसा होना चाहिए कि जो मिला जीवन भर उसके साथ रहे। यह सेवा की प्रेरणा जाग जाए और धर्म संघ के लिए या समाज के लिए जो सेवा का समर्पण कर दे, शायद सबसे बड़ा अलंकरण होता है। तो बहुत अच्छा एक चयन हो गया, नाम का भी अच्छा चयन हो गया, सेवा व्रती। जिसको मिलता है उसका ध्यान रहेगा मैंने सेवा का व्रत लिया है तो मुझे सदा सेवा करना है। एक प्रेरक सचेतक साथ में हो गया कि कहीं भी गलती हो चेता देगा, तुमको देखो सेवाव्रती हो, क्यों इनकार करते हो। रत्न कोई आड़े नहीं आता, उसमें तो मोह और बढ़ जाता है, मोह बढ़ता है उसका। तो एक बहुत अच्छा हुआ है और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में सेवाव्रती बने। अब एक काम करना होगा युवक परिषद को, अब सेवाव्रतियों की सूची बनाने, रत्नों की सूची बनाने की जरूरत नहीं है। अब नए सिरे से शुरू करो कि कितने सेवाव्रती हुए और जिस दिन 150 सेवाव्रती, कोई दो एक की जरूरत नहीं, एक साथ 5 भी हो सकती, इसमें कोई स्पर्धा नहीं है, ये तो एक प्रेरणा है। और जिस दिन युवक परिषद के द्वारा प्रदत्त 100-200 लोग सेवाव्रती बन जाए तो एक बहुत बड़ा काम करने की प्रेरणा और बहुत नया काम हो सकता है। कि कितने हमारे पास सेवाव्रती हैं, हमारे पास दूसरे बड़े बड़े संगठन आते हैं कि हमारा यह सेवक है, वे सेवक ही कहते हैं, ये सेवक है और इसी काम में जीवन लगा रखा है। और सेवाव्रती का लक्ष्य होना चाहिए कि एक दिन मुझे पूरा जीवन धर्म संघ के लिए समर्पित करना है, यह लक्ष्य साथ में बन जाना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि यह एक बहुत अच्छा एक नया उपक्रम, बड़ा उपयोगी जो धर्म संघ के लिए, समाज के लिए हमारे सामने आया है। इन सब पर चिंतन कर और कुछ नई लकीरें खींचने का प्रयत्न करें और आचार्य तुलसी के उस सूत्र को याद रखें। बहुत बार कहते थे, कभी कोई पुरानी बातें थी, कुछ नया नया जुड़ना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ ये जो विकास की कुछ रेखाएं हमारे सामने है, इस पर सब लोग चिंतन कर और उत्तर विकास करने की भावना रखें तो शायद इस परिषद का भी बहुत बड़ा श्रेय होगा और यह धर्म संघ और समाज के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे